हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो अगला जो क्लास था उस टाइम हम बहुत कुछ डिस्कशन कर चुके थे, जो प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टेंस के बारे में सारी चीज़ बात कर। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आरसी सीरीज सर्किट के ऊपर। सीरीज में आरसी सीरीज में लगता है, आर एल भी सीरीज में लगता है, आर एल सी तीनों को मिला के भी सीरीज सर्किट होता है। तो इन तीनों में कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है और कौन सा फॉर्मूला यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए, ये सब हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ अभी जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं हर क्लास में बताते आया हूँ, आज भी बता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है और हर हफ्ते संडे को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उधर। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं अगले सेशन में बताया था आपको, आज हम बात करेंगे आरसी सीरीज सर्किट के ऊपर। आरसी सीरीज सर्किट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आरसी सीरीज सर्किट, आरएल भी सीरीज सर्किट होता है। मतलब जो सर्किट आप एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा के सीरीज सर्किट ऐसे करवा देंगे, ये हो गया आरसी सीरीज सर्किट। मैं एक रेजिस्टर लगा के एक इंडक्टर लगा लूँगा और इसको एक ऐसे सप्लाई दे दूंगा, ये हो जाएगा हमारा आरएल सीरीज सर्किट। देखिए ये हो जाएगा आपका आरसी सीरीज सर्किट, ये हो जाएगा आपका आरएल सीरीज सर्किट। अगर मैं तीनों को मिला लूँगा, मतलब रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, इस तरह से अगर मैं मिला के ऐसे सप्लाई आपको दे दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर एल सी सीरीज सर्किट। मतलब आपका तीनों जो है सीरीज सर्किट में पाक है। पर आपको तो पता है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो कोई भी सर्किट हो उधर आपका रेजिस्टेंस ऑपोजिशन में रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पर इधर देखिए रेजिस्टेंस तो है और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, पर इधर ऑपोजिशन क्या करेगा आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि तो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लेके आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो कैपेसिटर का वैल्यू भी उधर होना चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है, उधर इसका हम रिएक्टेंस कैलकुलेशन करते हैं। क्या वो कैलकुलेशन करते हैं? रिएक्टेंस। इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। मतलब कैपेसिटर का एक्रोस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इंडक्टर का अगर बात करता हूं तो इंडक्टर का हमारा आ जाएगा क्या, एक्स एल आ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा। इन तीनों का बात करूं तो इधर एक्स आएगा, एक्स मतलब रिएक्टेंस आएगा। कैसे रिएक्टेंस आएगा ना, एक्स एल डिफर एक्स सी। मैं बताऊंगा डिफर के बारे में, जो डिफर क्यों बोला जाता है। डिफर मतलब डिफरेंस, मतलब चाहे आपका एक्सएल ज़्यादा हो या एक्स ही ज़्यादा हो, कोई भी ज़्यादा हो सकता है, पर आपका वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगा तो रिएक्टेंस कैलकुलेटिव नहीं हुआ, इसलिए इधर डिफर किया जाएगा। मतलब और चाहे आपका एक्सएल माइनस एक्स ही हो सकता है, दो कंडीशन आ सकता है। आप इधर एक्सएल माइनस एक्स ही कर सकते हैं जब आपका एक्सएल वैल्यू ज़्यादा होगा, और अगर एक्स सी का वैल्यू ज़्यादा है तो आप एक्स सी माइनस एक्सएल भी कर सकते हैं। इसलिए ये डिफर सिंबल आपका यूज होता है, एक्सएल डिफर एक्स सी। ठीक है, तो हर चीज़ के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल आपको समझाया। देख रही है आरसी सीरीज सर्किट का, मैं आपको बता चुका हूँ सीरीज सर्किट के बारे में, जब कौन सा लैग होता है कौन सा लीड है। तो जल्दी बताइए कौन सा लैग होता है कौन सा लीड होता है। देखिए रेजिस्टेंस के एक्रोस में अगर बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस के एक्रोस में क्या होगा, आपका करंट और वोल्टेज एक ही डिरेक्शन में रहेगा रेजिस्टेंस के एक्रोस। और कैपेसिटेंस के एक्रोस में क्या हो जाएगा, करंट को अगर आप रेफरेंस पे लोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, उधर करंट लीड द वोल्टेज और वोल्टेज लेग बाय द करंट। ठीक है, अगर मैं करंट को रेफरेंस पे लेता हूं तो इधर मैं कर सकता हूं वोल्टेज लेग बाय द करंट, मतलब वोल्टेज आपका नीचे आ रहा है, ये हो गया आपका वीसी, ये होगा आपका करंट। ठीक है, ये जो दोनों डायरेक्शन आपको पता चल गया अभी किस तरह से जो डायरेक्शन होता है।
पर उन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट आता है वो कैसा आता है, अब इधर दिखाती हूँ। देखो रिजल्टेंट के बारे में अभी बता देता हूँ, आसान हो जाएगा आपको समझने में। तो देखिए रेफरेंस में ये रहेगा हमारा R, ठीक है, क्योंकि उसका वोल्टेज और करंट सेम है। पर इधर जो आपका XC क्रिएट होगा, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो क्रिएट होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 90 डिग्री इधर आपका इधर आ जाएगा। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस तरह से आ गया। इन दोनों का जो पैरेललोग्राम मेथड में क्या किया जाता है कि R² प्लस XC का स्क्वायर का होल रूट ओवर क्या आ जाएगा Z। ये है एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला है। मतलब ये वाला जो सोल्यूशन होता है ना, वो वाला पैरेललोग्राम मेथड में सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका आ जाएगा Z, ठीक है। ये आपका इसको टोटल को बोलते हैं हम इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि Z कैसे निकलता है, आपको समझ में आ गया। तो Z कैसे निकलता है, R और XC का स्क्वायर रूट, पहले आपको स्क्वायर करके एडिटिव करके उसका होल रूट निकालना पड़ेगा, तब तो आपके Z आ जाएगा जो कि हाइपोटेन्यूज में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है उसका बेसिक चीज। तो इसका कुछ फार्मूला है, तो फार्मूला के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए आपको शॉर्ट नोट का जरूरत है, फार्मूला के बारे में जरूरत है, तो फार्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि XC कैसे निकालेंगे। XC कैसे निकालेंगे, XC आपका आएगा 1/2 पाई FC, ठीक है। 1/2 पाई FC आपका आ जाएगा, ये वाला XC। आप इसको लिख सकते हो 1/ωc भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/ωc इसको भी आप याद कर लीजिए। 2 पाई FC है उसका फॉर्मूला, ये है फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस जो वैल्यू दिया जाएगा इधर। और एक चीज इधर आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट इधर ओम आता है, ठीक है। दूसरा चीज, अब आप XC पता चल गया आपको, तो आप आसानी से Z पता चल सकता है। तो Z का जो वैल्यू इधर लिख लिया हूं मैं, तो Z का जो यूनिट इसका भी ओम आएगा, ठीक है। Z का यूनिट आपका ओम आएगा। ये जो हर चीज आप मतलब मार्क करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इधर और एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर क्या है, cos फाई। पावर फैक्टर का क्या है, R/Z, ठीक है। आपको पता चल गया कि cos फाई इक्वल टू R/Z। पावर फैक्टर का आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। पावर फैक्टर का और भी कुछ रीजन है, मतलब पावर फैक्टर का सिर्फ नहीं जो R/Z से पावर फैक्टर निकल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं cos फाई का वैल्यू, ठीक है। देखिए cos थीटा आप निकाल सकते हैं। R/Z कैसा है पता है, देखिए ये वाला एंगल से, ये वाला एंगल से R/Z आपका cos फाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सारे इसमें से ही सोल्यूशन आपका हो जाएगा। पर आपको जो है सिर्फ पॉइंट वाइज पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से इतना जरूरी है आपको पता होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप चाहे RC बोलते हो, आप चाहे RL कहते हो, या चाहे आप RLC कहते हो, हर सर्किट में आपका जो पावर कंज्यूम ओनली जो है रेजिस्टेंस ही करेगा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप AC सर्किट में, इधर मैं एक शॉर्ट नोट कर देता हूँ आपको, इन AC सर्किट पावर कंज्यूम बाय द रेजिस्टर ओनली, ठीक है। आप जितना भी आपका AC सर्किट है उसमें पावर कंज्यूम ओनली जो है आपका रेजिस्टर ही पावर कंज्यूम करता है। मतलब इस सर्किट का अगर मैं आपको करंट दे देता हूं 3 एम्पियर, ठीक है, R का वैल्यू पता है समथिंग, इसको भी 3 ओम ले लेते हैं, R का वैल्यू 3 ओम दिया गया है आपका। XC का वैल्यू चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, आप लिख सकते हैं 4 ओम लिख सकते हैं। पर अगर आपको इधर पूछा गया है कि पावर का मतलब पावर कितना कंज्यूम करता है सर्किट,
तो इधर आप सिंपली जो पावर का फॉर्मूला डाल सकते हैं, P इज इक्वल टू I²R करके आप पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए I का कितना है 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, R का कितना है 3, तो 27 वाट जो होगा पावर कंज्यूम इधर होगा। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अभी इस तरह सा क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो ये आप समझते हुए चलिए कि आरसी सर्किट हो या आरएल सर्किट हो या आरएलसी सर्किट हो, पावर कंज्यूम जो होता है सिर्फ और सिर्फ आर में ही होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में भी पावर कंज्यूमेशन होता है। और एक इधर फॉर्मूला आपको डाल सकता है जो वोल्टेज के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज VT कैसे निकालेंगे। अगर इसका एक्रेस में आपका वोल्टेज दिया गया हो, समथिंग V1 दिया गया है, इसका एक्रेस में समथिंग V2 दिया गया है वोल्टेज। ठीक है, तो उसको भी आप पैरेललोग्राम मेथड में उसको सोल्यूशन करेंगे। किस तरह सा, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं VT। ये जो सारे चीज़ आप नोट कर लीजिए पहले, जितना भी इधर फॉर्मूला किया गया है हर एक फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इस सर्किट में आप टोटल पावर मतलब टोटल वोल्टेज कितना निकालेंगे। अगर आप कैपेसिटर का एक्रेस में वोल्टेज दिया गया हो और रजिस्टर का एक्रेस में वोल्टेज दिया गया हो, तो इस तरह सा VR का स्क्वायर और VC का स्क्वायर करके आप टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हो। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से हम अभी बात कर लिए हैं RC का। ठीक है, अभी हम RL का बात करेंगे, RL सर्किट के बारे में। तो मैं आपको बता के रखा हूँ कि RL सर्किट क्या है। एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्शन कर लेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं RL सीरीज सर्किट। ठीक है, RL सीरीज सर्किट तो कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। उधर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्रिएट होता था, इधर आपका क्रिएट हो जाएगा XL क्रिएट हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से R में क्या होगा, R में तो R ही हो जाएगा। इसके बारे में तो पता है, वोल्टेज करंट एक ही रेफरेंस में रहेगा। पर इंडक्टेंस में क्या हो जाएगा, अगर मैं बताऊं करंट लैग बाय द वोल्टेज हो जाता है उधर। ये चीज़ आपको तो पता है ना, करंट लैग बाय द वोल्टेज। ठीक है, उधर क्या हो सकता है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, इधर करंट रखा के इधर वोल्टेज भी रख सकता हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा, करंट लैग बाय द वोल्टेज, वोल्टेज लीड द करंट। ठीक है, इस सर्किट में आप देख सकते हैं। तो इसका जो आपका जो ट्रायंगल आएगा, देखिए किस तरह से आएगा। ये नीचे आपका आ जाएगा R, ये वाला भैया ये आ जाएंगे XL, ये हो जाएगा आपका Z। तो इधर Z कैसे निकलेगा, Z इज इक्वल टू R² प्लस XL का स्क्वायर का होल रूट ओवर करवा लेंगे तो आपका Z निकल आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको निकालने में। तो अभी जो जितना भी फार्मूला हम कैपेसिटिव सर्किट में डिस्कशन करते आए हुए, इस सारे फार्मूला इधर ही एप्लीकेबल है। क्योंकि देखिए, तो Z का तो आपको पता चल गया, पर एक ही डिफरेंस आपका XL कैसे निकालेंगे। XL इज इक्वल टू 2πfL। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। XL इज इक्वल टू 2πfL, इसमें फॉर्मूला गिराता है। फॉर्मूला के साथ साथ इसमें कोई थ्योरी क्वेश्चन भी डाल सकता है। आपका देखिए दो तरह का दिखा रहा हूँ। मतलब इधर अगर आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुका हूँ पहले न्यूमेरिकल में। अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए इधर क्या होता है, XL जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि देख सकते हैं अगर आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपका XL वैल्यू भी उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही होगा। मतलब आपका अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है आपका XL इंक्रीज होगा, अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो XL आपका डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात। पर दोस्तों अभी जो क्वेश्चन पैटर्न है ना, उस डायरेक्टली इस तरह से नहीं देता, वो करंट के रिलेशन से पूछ देता है। मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि अगर एक ऐसी सर्किट में RL कंटेंट करता है, ठीक है, मतलब RL सर्किट के बाद बोल रहा है, उसमें अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा। ठीक है, देखिए XL के बारे में नहीं बताया, इसको हिडन रख के आपको करंट के बारे में पूछ लिया। तो आपको पता है कि ऐसे सर्किट में ऑपोजिशन कौन करता है, XL। ठीक है, इंडक्टर को ऑपोजिशन कौन करता है, XL। तो इस तरह में क्या हो जाएगा,
अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सर्किट में आपका रेजिस्टिव प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा हो रहा है, रेजिस्टिव तो नहीं बोल सकता, तो रिएक्टेंस में है ना, तो सर्किट में अगर रिएक्टेंस आपका ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, आपका करंट जो है घट जाएगा। क्योंकि पता है ऑपोजिशन अगर ज़्यादा होगा तो करंट घटेगा ही, सिंपल सी बात है। तो रिलेशन कुछ इस तरह से अभी डालता है। पर अगर मैं बात करता हूँ एक्स सी का, एक्स सी इक्वल टू 1/2 एफ सी, इसका तो पता है आपको 1/2 एफ सी। तो अगर इधर मैं बताऊंगा कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी और एक्सी इधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सी के साथ फ्रीक्वेंसी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो एक्सी जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो एक्सी आपका डिक्रीज करता है, अगर आपका एक्सी जो है इंक्रीज करता है उसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। ये जो रिलेशन है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए इस तरह से। अगर करंट के रिलेशन से आपको पूछा तो आपको तो पता चल गया, अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सी क्या होगा, एक्सी डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पर आपको मैं क्या बताया था पहले कि करंट से रिलेशन से पूछता है, तो करंट से रिलेशन से क्या होगा कि अगर भाई मेरा अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है एक्सी डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सी डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, ऑपोजिशन अगर घट रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इधर मैं इक्वल टू ले लेता हूं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा जानने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, एक्सी डिक्रीज हो रहा है, करंट आपका इंक्रीज हो रहा है। ये जो रिलेशन है ना, छोटा छोटा रिलेशन है, आप उसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिंपल सी बात, आपको पता चल गया जेड कैसे निकालेंगे। अगर जेड निकालना आपको पता चल गया है तो सिंपल सी आप इधर ये भी निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू r/z। ये वाला तो फॉर्मूला हर में सेम होगा। ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू r/z। और क्या रह गया इसमें, और मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए वोल्टेज के बारे में बताया था, उधर सीरीज सर्किट में वोल्टेज इधर आपका सेम हो जाएगा, मतलब सेम मतलब क्या हो जाएगा, VR प्लस VL का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का होल रूट ओवर। पैरेललोग्राम मेथड में ये सोल्यूशन होगा। मतलब इसका अगर आपका एक वोल्टेज दिया गया है, मतलब VR, इसका एक तरफ में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका VL, तो टोटल वोल्टेज कैसा निकलेगा, VR का स्क्वायर VL का स्क्वायर करके होल रूट ओवर करवा लेंगे तो आपका टोटल वोल्टेज उधर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इस सब को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, हम तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, RLC के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तीनों को कंटेन करता है, मतलब R को कंटेन करता है, L को भी कंटेन करता है और C को कंटेन करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, तीनों को जो कंटेन करता है इसलिए हम उसको बोलते हैं RLC सीरीज सर्किट। तो इसमें क्या होगा, पहले तो आपका R लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका L लग जाएगा, फिर क्या होगा एक कैपेसिटर लग जाएगा। तो ये हो गया आपका RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें तो आपको पता हो गया कि ये वाला R, ये वाला L, ये C है। पर R में क्या होता है, वोल्टेज करंट एक ही डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, L में क्या हो जाता है, अगर आप सिंपली अगर वोल्टेज को रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है, तो करंट क्या हो जाता है, करंट लैग बाय द वोल्टेज। ठीक है, करंट जो होगा वोल्टेज से लैग हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसमें क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस में अगर वोल्टेज को रेफरेंस में लेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा, करंट लीड द वोल्टेज हो जाएगा इधर। ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा करंट, ये वाला आपका वोल्टेज। तो इस सर्किट में सिंपली जो आता है, आपको जो इम्पिडेंस का बोला था मैंने, वो किस तरह से आएगा। देखिए जो इधर में RL सर्किट में XL लिखा था, XC सर्किट में मतलब कैपेसिटिव सर्किट में XC लिखा था। पर इधर क्या होगा, इधर तो R हो जाएगा आपका, पर इधर XL डिफर XC आएगा। ठीक है, XL डिफर XC का जो वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नेट रिएक्टेंस, XL और XC का डिफरेंस होकर जो नेट रिएक्टेंस आपका आएगा वो हो जाएगा इस तरफ। तो सिंपल सी बात, Z यहाँ पे आ जाएगा Z,
तो इसमें से जेड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसको भी पता होना चाहिए। तो जेड के बारे में अभी बता देता हूँ, बहुत ही आसान से आप समझ जाएंगे। तो जेड की अगर बात करता हूँ तो जेड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डी फॉर एक्सी, एक्सएल डी फॉर एक्सी का होल स्क्वायर का होल टावर। सिंपल सी बात है, पता चल गया कैसे निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। दूसरा जो टर्मिनल वोल्टेज का किस तरह से निकलेगा, सिंपल सी बात, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का होल टावर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, इस तरह सा फॉर्मूला मत डालना उधर। ठीक है, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, ये चीज़ आप याद में रख लीजिए। ठीक है, अभी जो ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म होने के बाद आपको cos थीटा का वैल्यू भाई सेम रहेगा, r/z होगा आपका cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो एक्सएल निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, एक्सी का भी फॉर्मूला पता है आपको, कैसे निकालेंगे। एक्सएल का है 2πfl, एक्सी का है 1/2πfc, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें जो है और कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं रहा। तो अभी जो हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, ये वाला सर्किट कब हम कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछता है उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। ये वाला सर्किट को हम कब कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, कब इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए 3 कंडीशन होता है आपका, 3 कंडीशन के बारे में आपको बता देता हूँ तो बहुत आसानी से आप जान लेंगे। देखिए एक है आपका, अगर आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये नोट कर लीजिए, अगर आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो रहा है तो ये होगा आपका रिजोनेंस सर्किट। अगर आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू होगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका रिजोनेंस सर्किट। अगर एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है एक्सी से, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है एक्सी मतलब कैपेसिटिव सर्किट से, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला सर्किट जो होता है इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। देखिए रिजोनेंस सर्किट में आपका जो पावर फैक्टर है वो होगा आपका यूनिटी 1, पर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लैगिंग। ये सारे चीज नोट करते चलिए। अगर आपका एक्सी ज़्यादा होगा एक्सएल से, देखिए अगर आपका एक्सी ज़्यादा होगा एक्सएल से तो ये वाला सर्किट कौन सा सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसको मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप जो चीज़ करेंगे। देखिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये होगा रिजोनेंस सर्किट। अगर आपका एक्सएल का वैल्यू मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, अरे भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है मतलब इंडक्टिव सर्किट है, सिंपल सी बात। तो इधर हो जाएगा आपका इंडक्टिव सर्किट और लैगिंग हो जाएगा। अगर आपका एक्सी का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है एक्सएल से, देखिए एक्सएल से अगर आपका एक्सी का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो कैपेसिटिव सर्किट, एक्सी ज़्यादा हो रहा है मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो रहा है मतलब कैपेसिटिव सर्किट, और उसको हम लीडिंग जो बोलेंगे कि उसका पावर फैक्टर लीडिंग है, इसका पावर फैक्टर लैगिंग है, इसका रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी है। ठीक है, पहले इन तीनों चीज़ मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा एक बताऊंगा जो क्वेश्चन में डाला जाता है। अभी क्वेश्चन में दोस्तों देखिए ये तो सिंपल सी बात आपको याद हो जाएगा, पर क्वेश्चन में अभी आता है कैसा, अगर आपका एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू, ठीक है, अगर आपका एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सी से, तो अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ये वाला सर्किट को हम लैगिंग सर्किट कहेंगे, मतलब इधर पावर फैक्टर आपका जो लैगिंग होगा, और इसको हम इंडक्टिव सर्किट
बोलेंगे। अब पूछेंगे कि सर आप ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख लेते? तो देखिए भाई, XL माइनस XC दिया गया है। अरे भाई, अगर XL का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तभी तो इधर पॉजिटिव आएगा, थोड़ी ना XC का वैल्यू ज़्यादा होने से इधर पॉजिटिव आएगा। देखिए रिलेशन से आ रहा है क्वेश्चन, ये रिलेशन पता होने से ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए XL माइनस XC अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो उसका मतलब वो बोल रहा है कि आपका XL का वैल्यू ज़्यादा है XC से, ठीक है, तो इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर, और इंडक्टिव सर्किट आप बोल सकते हैं। दूसरा जो है XL माइनस XC, सेम क्वेश्चन, XL माइनस XC अगर उसका वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है, अगर उसका वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा? लीडिंग, और इसको हम कैपेसिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि इधर आपका XC का वैल्यू ज़्यादा है। अगर XC का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तभी तो इधर आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब ये वाला हो जाएगा आपका लीडिंग सर्किट। सिंपल सी बात, ये मेरे हिसाब से आप अभी समझ ले होंगे अच्छी तरह से। और रिजोनेंस सर्किट ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन के बारे में पूछ लेता है। मैं आपको एक कंडीशन बता चुका हूँ। रिजोनेंस सर्किट में कंडीशन क्या होना चाहिए? एक है कंडीशन आपका XL इज इक्वल टू XC होना चाहिए। ये कंडीशन से आपका सारा चीज़ जो है आसान हो जाएगा। क्योंकि किस तरह से देखिए, हम Z कैसे निकालते हैं? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का होल टॉवर, इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए अगर आपका XL इक्वल टू XC हो रहा है, रिजोनेंस कंडीशन में XL इक्वल टू XC हो रहा है, तो ये वाला सर्किट का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल, मतलब होल सर्किट का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इधर क्या होगा? Z इज इक्वल टू R² का होल टॉवर, क्योंकि ये तो वाला सर्किट 0 हो गया क्योंकि XL और XC इक्वल है। तो देखिए ये वाला स्क्वायर और रूट ओवर कट जाएगा, मतलब Z इक्वल टू R, ये भी है आपका रेजोनेंस सर्किट का एक कंडीशन, Z इज इक्वल टू R। अगर आपका Z इक्वल टू R हो रहा है, अगर आपका Z इज इक्वल टू R हो रहा है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? और एक कंडीशन आपका आ जाएगा जो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू VR, क्योंकि इस सर्किट में 0 XL इक्वल टू XC हो रहा है, उधर वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ड्रॉप हो रहा है तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू किसके साथ होगा? VR का साथ होगा। ये एक कंडीशन आ गया। दूसरा एक कंडीशन आपका आ जाएगा, देखिए XL और ये C दोनों सेम हो रहे, तो सेम हो रहे मतलब इसका अगर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका एक्रोस में भी सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिंपल सी बात है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ VL इज इक्वल टू VC, ठीक है। देखिए ये चारों आप पहले नोट कर लीजिए। XL इज इक्वल टू XC अगर हो रहा है तो Z इज इक्वल टू R, प्रूव हो गया। अगर Z इज इक्वल टू R हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू क्या? IR नहीं है, ये वाला आप ध्यान में रखिए, ठीक है। V इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका IZ, ठीक है, टोटल वोल्टेज निकलेंगे, और वोल्टेज एक्रोस में रेजिस्टेंस निकलने के लिए V इज इक्वल टू IR। सिंपल सी बात है, ये दो चीज़ आप याद रखिए। इसलिए इधर होता है V इज इक्वल टू VR होता है। तो इसका XL और XC इक्वल हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप उधर भी सेम होगा, तो सिंपल सी बात VL इक्वल टू VC भी हो रहा है। ये जो चारों कंडीशन आप याद कर ले, ये चारों कंडीशन है रिजोनेंस सर्किट के बारे में, ठीक है। ये चारों कंडीशन आपका रिजोनेंस सर्किट के बारे में है, आप इसको याद कर लीजिए। तो रिजोनेंस सर्किट तो ये आपको पता चल गया। और एक है आपका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं हम FR, ठीक है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ LC, इसको भी नोट कर लीजिए। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ LC, ठीक है। अब मेरे हिसाब से कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं रहा आपका। इसके बाद हम इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे। देखिए सिर्फ और एक चीज़ बाकी रह गया है, मैं इधर आपको सिंपली समझा देता हूँ। जो पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे,
हाँ, और एक चीज़, इसमें पावर फैक्टर यूनिटी है, पावर फैक्टर यूनिटी। क्यों? cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। अगर आर का वैल्यू और जेड का वैल्यू सेम हो रहा है तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा ना, इसलिए इसका पावर फैक्टर जो है यूनिटी है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर के बारे में अब हम बात करेंगे। तो पावर फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड के बारे में तो आपको पता है। दूसरा है कि आप याद कर लीजिए कि कोस थीटा इज इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। ठीक है, ट्रू पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वाट पर वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। कोस थीटा का ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर भी लिख सकता है और वाट पर वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये जो चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ट्रू पावर और एपरेंट पावर, इसमें कोस थीटा कैसा आएगा? इसको अगर आप अगर पूछेंगे सर आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए, तो ट्रू पावर का क्या है मैं आपको बताया था, वी आई कोस थीटा है ट्रू पावर का फॉर्मूला कोस थीटा। एपरेंट पावर का क्या है? वी आई। तो इसका वी आई, इसका वी आई को रह गया, सिर्फ रह गया कौन? कोस थीटा ही रह गया ना। तो इसलिए कोस थीटा का फॉर्मूला है ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर वाट पर वी भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर पावर ट्राइंगल के बारे में किसको किसको पता नहीं है तो पावर ट्राइंगल में उसको मैं बता दूंगा, कोई इतना भी दिक्कत नहीं है पावर ट्राइंगल में। तो पावर ट्राइंगल भी समझना चाहिए सबको। देखिए, ये है आपका पावर ट्राइंगल। ये जो है इधर में आपको जो सर्किट इम्पीडेंस सर्किट इसको रेजिस्टेंस का बताया था। ठीक है, तो ये होगा आपका ट्रू पावर, ये होगा आपका ट्रू पावर, ये आपका आएगा रिएक्टिव पावर, ये आपका आ जाएगा एपरेंट पावर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एपरेंट पावर। ट्रू पावर का क्या होगा? वी आई कोस थीटा लिख लीजिए, वी आई कोस थीटा। रिएक्टिव पावर का क्या होगा? वी आई साइन थीटा। ठीक है, और एपरेंट पावर का क्या होगा? ओनली वी आई। ये सब आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसका जो यूनिट और ट्रू पावर का यूनिट आता है वाट में। ठीक है, ट्रू पावर का आपका यूनिट आता है वाट में, रिएक्टिव पावर में आपका जब भार में मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में आपका आएगा रिएक्टिव पावर का। एपरेंट पावर में आपका आएगा वी ए, सिर्फ वोल्ट एम्पियर में आपका उसका यूनिट आएगा। ये है आपका यूनिट। ठीक है, ये भी उसका है यूनिट, ये इसका है यूनिट, ये भी है यूनिट। आप ये जो सारे चीज़ है ना, छोटा छोटा चीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्लास को ज़्यादा लंबाई नहीं करते, ये सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कशन हो गया है अभी। इसके बाद जो क्लास आएगा आपका जो पैरेलल सर्किट के बारे में वो क्लास आएगा। तो दोस्तों आज का सेशन को यही ख़त्म करते हैं। तो जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ऐसे सर्किट का वीडियो जो भी नहीं देखा हो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल चुका हूँ, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का क्लास को यही ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।